हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 8 अक्टूबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है वो रहेगा एज दिस रेटिंग। मूडीज़ जो रेटिंग देती है उसमें अभी इंडियन इकोनॉमी को अच्छी रेटिंग की कैटेगरी में डाल दिया है, एक लेवल अपग्रेड कर दिया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे एक बार। दूसरा जो आर्टिकल है एविक्शन एंड डेवलपमेंट, कि जिस तरीके से लोगों को अपने स्थान को छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया जाता है और नाम लिया जाता है डेवलपमेंट का, तो उसके पीछे बोलो पॉलिटिक्स ज़्यादा चलती है बजाय कि एक्चुअल जो फिगर है जो डेवलपमेंट का नाम लिया जाता है वो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो असम में अभी रिसेंट एविक्शन देखने को मिला है वो जानेंगे। तीसरा जो आर्टिकल रहेगा वो है शॉर्ट ऑफ होप। इस आर्टिकल में बताया है कि मलेरिया के लिए फर्स्ट वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है WHO ने, तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं जानेंगे। ये वाला आर्टिकल है रीराइटिंग द फोर्स। एयरफोर्स डे है आज, देखा जाए तो 8 अक्टूबर। तो अभी क्या स्टेटस है एयरफोर्स का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को जानेंगे। और फिर एक आर्टिकल और है दैट इज़ द डिफ़िकल्टी इन काउंटिंग कास्ट, कि सेंसस वो भी कास्ट बेस करने में क्या मुश्किलें हैं। वैसे तो हम इस मुद्दे को पहले डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट में एक बार इस वाले आर्टिकल की समरी लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में सारे डिस्कशन को। फर्स्ट आर्टिकल है शॉर्ट ऑफ होप। इस आर्टिकल में बताया जाएगा वेंसडे को देखो मेडिकल साइंस की तरफ से जो एक कह सकते हैं ना कि जो भी संकट था, एक बहुत बड़ी पीड़ा थी आप पिछले हज़ारों सालों से, जिसकी वजह से बहुत जाने जा चुकी हैं, उनको बचाने के लिए कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से लाखों लोगों की, आज भी लगभग हर साल 4 लाख लोगों की डेथ होती है और हज़ारों लोगों की डेथ इंडिया में होती है। तो ऐसे में WHO ने मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है और इस वैक्सीन को डेवलप किया है ब्रिटिश ड्रग मेकर जिसका नाम है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइने। ओके, अब इस वैक्सीन का नाम क्या है वो देख लो, दैट इज़ मॉस्क्विरिक्स। अब इस वैक्सीन के लिए अप्रूवल देने से पहले देखो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था अफ्रीकन कंट्रीज़ में। वहाँ पर लगभग 8 लाख बच्चों के ऊपर ट्रायल किया गया था। और कौन कौन से कंट्रीज़? घाना, कीनिया और मालावी। और पायलट स्टडी में ये पता पड़ा कि जिन बच्चों को इनोकुलेशन दैट मीन्स वैक्सीनेशन दिया गया था उनमें 30% तक मलेरिया की जो सीवियरनेस है, मतलब जो घातक मलेरिया का जो इफेक्ट आता था, उसमें रिडक्शन देखने को मिला। तो इस ब्रेक थ्रू से क्या सिग्नल मिला कि वाकई में पहला वैक्सीन डेवलप कहीं ना कहीं हो चुका है और इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी बहुत फेवरेबल आउटकम के साथ हमारे पास में अवेलेबल है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए WHO ने अपनी तरफ से इस चीज़ को अप्रूवल दे दिया है। साथ में कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि जहाँ पर भी ये वैक्सीन, ये मलेरिया की जो बीमारी है वो प्रेवलेंट है, वो बहुत ही गरीब देश हैं, या तो वो लो इनकम है या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज़ है। तो उन कंट्रीज़ के लिए ये एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि एक तो इंसानों की डेथ होनी है और दूसरी अगर वैक्सीन डेवलप हो जाए और वो महंगा बने तो मुश्किलें हो जाती है। तो WHO ने अपनी तरफ से इस चीज़ को, इस बीमारी के इस चैलेंज को टैकल करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा लिया है। अब देखो बात ऐसी है कि ये जो मलेरिया है, इसको आपको पता ही है कि जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होता है उसकी वजह से ये स्प्रेड होता है, जो कि पैरासाइटिक डिजीज़ है, ठीक है। अब इस पैरासाइट को फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो पैथोजन है ना, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से, आप देख सकते हो मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम। तो ये जो पैथोजन है, ये पैथोजन लगभग 500 जीन्स को कंटेन करता है। अब जीन की 500 वैरायटीज़, कोरोना तो सिर्फ 12 जीन्स के ऊपर ही बेस्ड है। अब आप देखो कि कोरोना के 12 जीन्स को हमने टैकल करने में इतनी परेशानियों का सामना किया है कि हर बार वेरिएशन आ जाते हैं, जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मलेरिया को फैलाने वाला पैरासाइट है, जो पैथोजन है, वो तो 500 जीन्स के साथ में सर्वाइव करता है। अब 500 जीन में किस में कब वेरिएशन आ जाए, तो जो इफ़ेक्टिवनेस है ना इस वैक्सीन की, इस पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है ये पैथोजन का जो जेनेटिकल वेरिएशन है या वैरायटी है वो ही। क्योंकि होता क्या है कि एक जीन में थोड़ा सा वेरिएशन आया और फिर किसी को इन्फेक्ट कर दिया, फिर अगली बार थोड़ा सा वेरिएशन आया, दोबारा से इन्फेक्ट कर दिया। तो ऐसे में एक ह्यूमन बीइंग के इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक बना देता है। वैसे तो आपको पता अभी तक पड़ ही गया है कि वैक्सीनेशन का काम क्या है, कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को
एक तरीके की ट्रेनिंग देना कि जी अगर फ्यूचर में आपके ऊपर कोई पैरासाइटिक अटैक हो जाए आपकी बॉडी पे तो आप उसको डिफेंड कर सको अपनी बॉडी को। पर यहाँ पर अगर हर बार ही ये 500 जीन्स में किसी एक में भी वेरिएशन आ गया तो फिर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि मलेरिया की वजह से उनकी डेथ नहीं होती, अब मलेरिया की रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से उनका इम्यून सिस्टम है वो क्या वीक हो जाता है, और वीक होने की वजह से दूसरी जो बीमारियां हैं वो उनकी जान ले लेती है। तो ऐसे में ये जो इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना या फिर जहाँ पर भी इन मॉस्किटोज का डेवलपमेंट होता है उन बेड्स को ट्रीट करना, जैसे कहीं पर पानी भरा हुआ उनको ट्रीट करना, वो तो ज़रूरी है ही। पर साथ में अगर पिछले 2 दशकों की बात करें तो अभी तक एवरेज ये निकल के आ रहा है कि 4 लाख लोगों की डेथ हर साल हो ही जाती है एवरेज, और सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ में। मतलब जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ है उसके बाद में जो ट्रॉपिकल एरिया के आसपास के जो कंट्रीज़ है ना वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल भी अच्छा खासा है, ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी मेंटेन रहती है, टेम्परेचर भी अच्छा खासा है, तो मॉस्किटोज़ को वहाँ पर कहते हैं ना कि फ्लॉरिश होने में प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए तो ये वैक्सीन अपने आप में एक कहते हैं ना रे ऑफ होप है, पर वही चीज़ है कि कितना क्या सक्सेसफुल होगा वो डिपेंड करेगा। क्योंकि देखो अगर सक्सेसफुली ये वैक्सीन काम नहीं करता है तो इसको रोल आउट भी कर लिया जाएगा, मतलब इसको विड्रॉ भी कर लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब जो ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है उनको देखो ये देखना है कि कितना इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर करना चाहिए, क्योंकि जब आउटकम अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर बाद में इस वैक्सीन के ऊपर रिलाई करना थोड़ा सा डाउट में चला जाता है। पर फिर भी चलो, एक पेंडेमिक को ख़त्म करने के लिए ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी के सामने कोई वायबल ऑप्शन आए तो उसके लिए हम काम कर सकते हो, और यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है ना, तो बात वो है कि रोल आउट तो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ग्लोबल वैक्सीन अलायंस का क्या बिहेवियर रहता है वो देखने वाली बात है इस एंटी मलेरिया वैक्सीन के लिए, वो डिपेंड करेगी इस वैक्सीन की सक्सेस रेट के ऊपर। आगे देखते हैं। बाकी एक जो शुरुआत हुई है कम से कम कि हज़ारों सालों से जिस बीमारी ने परेशान कर रखा उसका कुछ सोल्यूशन तो निकला। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एविक्शन एंड डेवलपमेंट। आर्टिकल को लिखा है संजीव बरुआ जी ने। देखो सीधी सी बात है, अभी रिजर्व फॉरेस्ट का नाम लेकर के, ग्रेजिंग लैंड का नाम लेकर के, गवर्नमेंट की ज़मीन का नाम लेकर और बहुत सारे एनक्रोचर्स को आइडेंटिफाई करके असम गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जा रहा है कि वो ज़मीनें खाली करवाई जा रही है कि हम अभी क्या करेंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे, फिर से रिस्टोर करेंगे फॉरेस्ट लैंड को, या जो ज़मीनें गवर्नमेंट की है उनको एनक्रोच कर लिया है लोगों ने। तो अभी क्या है, एक एविक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, और जो रिसेंटली एक आउटब्रेक देखने को भी मिला था सिपजर करके एरिया है असम में, वहाँ पर। अब सवाल ये है कि ये एनक्रोचमेंट का मतलब क्या हो गया कि लोग अपने घर को छोड़ करके दूसरे किसी जगह पर जाकर के सेटलमेंट कर ले। ठीक है, अब उसके लिए उन्होंने कोई लीगल अप्रूवल नहीं लिया है, ना उनके पास में डॉक्यूमेंटेशन है, बस जाकर के वो सेटल हो गए। क्यों? क्योंकि उनके घर में रहने पर उनकी ज़िंदगी खतरे में थी। वो नेचुरली भी हो सकती है और किसी और वजह से भी हो सकती है। अब एनक्रोचमेंट तो हो गया। अब एनक्रोचमेंट कोई 1-2 साल में तो होता नहीं है, लंबा प्रोसेस चलता है। उसके बाद में जब सरकार जगती है तो सरकार को ये लगता है कि अरे यार ये तो सरकारी ज़मीन है, इस सरकारी ज़मीन को खाली कराओ। खाली करवाने के नाम के लिए क्या करता है, बोला हम यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करेंगे, और कोशिश ये की जाती है सरकार के द्वारा कि जी ये जो लोग भी इस पर्टिकुलर एरिया में आकर के सेटल हुए हैं, अपने घरों को या अपने दूसरी जगह से रहते थे वहाँ से यहाँ आकर के सेटल हुए हैं, इनको यहाँ से निकालना ज़रूरी है, नहीं तो जो लोकल इंडिजिनस लोग हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इंडिजिनस लोग हैं उनका तो फेवर, इंडिजिनस का मतलब जो नेटिव्स हैं वहाँ के इस पर्टिकुलर लैंड एरिया के आसपास के लोग, ठीक है, उनका तो गवर्नमेंट सपोर्ट ले लेगी, और बाकी ये जो एनक्रोचर्स हैं इनको यहाँ से भगाने की कोशिश करेगी। तो एग्जैक्टली यही चीज़ देखने को मिल रही है असम में करंटली, और ये यूनिक नहीं है इंडिया में, ये असम के लिए, ये तो आप चारों तरफ देख सकते हो। जहाँ चाहे अर्बन रूरल डिवाइड की बात करो, स्लम्स में देखो कितने लोग रहते हैं, कितनी बुरी परिस्थितियों में उनको अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ती है। शहरों में वो आते हैं कि भाई गांव से छोड़कर शहरों में जाएंगे, अच्छी खासी ज़िंदगी मिलेगी, पर वहाँ पर शहरों में उनके सपनों को चकनाचूर होते हुए देखा जाता है, और फिर वो मजबूरन स्लम्स में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। फिर उनको हम बोल देते हैं इलीगल सेटलमेंट, है कि नहीं। तो जो पेक्युलरिटीज़ है, जो मुश्किलें हैं, वो फिजिकल लैंडस्केप और पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक हिस्ट्री
तीनों चीज़ों का इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। सबसे पहली चीज़ तो फिजिकल लैंडस्केप, दैट मीन्स ज्योग्राफी की अगर बात करें, असम का केस चल रहा है तो असम की ही बात लेते हैं। असम में ब्रह्मपुत्रा रिवर और उसके अलावा जो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें हर साल फ्लड्स आती हैं। फ्लड्स की वजह से आपको पता है रिवर बैंक है वो अपना वेरिएशन करता रहता है, कभी यहाँ से फ्लो हो रही है ब्रह्मपुत्रा, कभी इधर से फ्लो हो रही है। तो मान लो कि इस वाले पैटर्न में, पहले वाले पैटर्न में अगर ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो हो रही है तो लोग यहाँ पे सेटल होंगे। अब सेटल तो हो गए पर पता पड़ा कि अगली बार रिवर इधर से ही फ्लो होने लग गई, तो इन लोगों का घर जो है वो तो तबाह हो गया ना। अब ये क्या करेंगे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए? कहीं ना कहीं आसपास के एरिया में सेटलमेंट करेंगे कि नहीं, चेंज करेंगे कि नहीं। तो बैंक का जो रिवर बैंक इरोजन है ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलता रहता है, और ये क्या होता है कि इतनी ज़्यादा कवरेज में भी नहीं होता। एक आईएएस ऑफिसर का आर्टिकल भी आया था, उसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि असम में जो भी एरिया फ्लड प्रोन है उसकी वजह से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि लोगों को अपने घरों को छोड़ने पे मजबूरी आ जाती है और वो जाकर के ऐसी जगहों पर रहना शुरू कर देते हैं जहाँ पर थोड़ा सा उनको यूँ लगे कि हाँ यहाँ पर हम सेफ रहते हैं, और वो एक तरीके के रिफ्यूजी बन जाते हैं वहाँ पर और जाकर सेटल होते हैं। वो ज़मीनें नॉर्मली किसकी होती है? सीधी सी बात है, शहरों में या कहीं खाली ज़मीन पड़ी है तो सरकारी ज़मीन ही है, या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या कोई प्रोटेक्टेड रिजर्व एरिया है, वहाँ जा करके वो सेटल होने की कोशिश करेंगे। क्यों? उनको आराम से जो जगह सही मिलेगी वहीं जाके सेटल होंगे। सरकार तो सुध लेती नहीं है प्रॉपरली। तो इस केस में जो फिजियोग्राफिक कंडीशंस हैं उसकी वजह से एक इशू आ गया। अब आप देखो असम में अगर देखा जाए ना तो ज़्यादातर सेटलमेंट किस वजह से हुआ है उसके पीछे थोड़ा सा हमें हिस्ट्री को समझना होगा। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को आप देखोगे सेटलमेंट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कैपेसिटीज़ रही हुई है पास्ट में। रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब जो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ से बहुत सारे लोग जाकर के सेटल हो चुके हैं नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में। कॉलोनियल गवर्नमेंट जब हुआ करती थी, अंग्रेज़ों का जब राज था, तब असम को एक वेस्ट लैंड की तरह एक तरीके से क्लियर कर दिया था कि हाँ ये बिल्कुल ही वेस्टलैंड है और यहाँ पर तो एक तरीके से कोई सेटलमेंट प्रॉपरली हो ही नहीं सकता। पर वही बात कि आपको पता है असम से थोड़ा नीचे चलोगे तो वहाँ पर बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, डेल्टाइक रीजन है। अब डेल्टाइक रीजन में आपको पता ही है कि कभी कभी राइज हो जाता है रिवर के वाटर फ्लो में, और उसकी वजह से फिर लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वहाँ से छोड़ करके निकलते हैं। निकलेंगे किधर? हाईलैंड्स की तरफ। हाईलैंड का सेटलमेंट कहाँ पे दिखता है? वहाँ आसपास में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो सबसे पहले असम ही दिखता है। तो वहाँ पर जाकर के वो सेटल हो जाते हैं और बन जाते हैं इमिग्रेंट्स, और इमिग्रेंट्स के पास में कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो उनको बोल दिया जाता है रिफ्यूजी, और कह देते हैं, अब क्या कहा जाता है उन सेटलमेंट्स के लिए कि भाई ये 9 ऑक्यूपेशन एरियाज़ में आकर के सेटल हो गए, पर उनके पीछे जो दबाव था वो तो समझो। अब वो आके सेटल कहाँ हो रहा है? फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में, ग्रेजिंग रिजर्व में, या कोई ट्राइबल बेल्ट्स में, जो कि जिनको कि अब खाली कराने की कोशिशें की जा रही है, एविक्ट कराने की कोशिश की जा रही है सरकारों के द्वारा। इसके अलावा अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है, हमने देखा ज्योग्राफिकल फीचर, उसकी वजह से लोगों की जो हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है वो भी देखा। अब क्या पॉइंट आ रहा है, अब क्यों किया जा रहा है इनका एविक्शन, और इसके पीछे है डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। कि आप देखो कि कहीं पर कोई सेटल हो रहा है, कोई भी ज़मीन का एक क्षेत्र है, उससे लोगों को ये कह के हटाया जाता है कि यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की जाएगी। अब डेवलपमेंट का नाम लेकर के आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट कर देते हो, जो कि बहुत मुश्किलों का कारण बन जाती है लोगों के लिए। अब आप देखो यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल है कि असम की प्रेजेंट कैपिटल है दिसपुर। वहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो लैंड है उस कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो वो डेवलप हुआ था 1970s के टाइम पे। अब उसके लिए क्या किया जा रहा है कि उसको डी ट्राइबलाइजेशन करने की कोशिशें की जा रही है, कि एक तो क्या कि कैसे भी करके उस जगह को एक कहता है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के तौर पे डेवलप करने की बात की जा रही है। पर वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो लोग तो वो हैं जो कि रिवर बैंक इरोजन की वजह से मजबूरन अपने घरों को छोड़ करके आए थे। अब आप उनको वहाँ से अगर भगा दोगे तो फिर किस चीज़ का डेवलपमेंट का मतलब तो ये होता है ना कि हारमोनियस मैनर में हर एक सोसाइटी के हर एक सेक्शन को एक प्रॉपर वेल बैलेंस्ड मैनर में फ़ायदा हो। वही बात है ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो आप डिफरेंस देखते हो कि ग्रोथ का मतलब तो केवल आप ये देखते हो कि पैसों में कितना राइज हुआ, बट उसका कितना नुकसान हुआ वो अगर आपने कंसिडर नहीं किया तो फिर आप उसको ग्रोथ को डेवलपमेंट नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर यही आ जाता है
कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में या कहीं पर भी जाकर के अगर जो लोग भी ये रिवर इरोजन की वजह से सेटल हुए हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में क्राइसिस पहले भी थे और अब क्राइसिस फिर से आ गए हैं। और अभी जो मुद्दा है वो है पॉलिटिकल सब्जेक्ट का, मतलब ना तो कोई लीगल वे पे बेसिस पे काम की जा रही है और ना ही ऑफिसर्स के द्वारा वहाँ पर आप कहते हैं रूल ऑफ लॉ की तो बात ही नहीं हो रही, केवल और केवल पॉलिटिकल सब्जेक्ट वोट बैंक की बात हो रही है। और उसका काम करने का तरीका क्या है वो देखो असम में पहले से ही इस तरीके की डिमांड्स होती रही है कि भाई जो लोग भी असम के नेटिव्स नहीं हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। इसकी डिमांड देखो असम मूवमेंट के टाइम पे 1979 से 85 के बीच में होती है। जब 1985 में असम अकॉर्ड साइन हो जाता है ना, उसके बाद में थोड़ा सा सेटलमेंट होता है। और डिमांड क्या की जाती है कि बोला असम के जो भी ट्राइबल बेल्ट्स हैं और उनमें जो नॉन ट्राइबल लोग आकर के सेटल हो चुके हैं, बोलो उनको यहाँ से निकालो। फिर इस मूवमेंट को कंटिन्यू किया जाता है असम अकॉर्ड साइन होने के बाद में असम स्टूडेंट यूनियन और एक है ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ABSU, जो कि कोशिशें कर रही हैं लगातार कि भाई ये जो लोग भी इलीगली या फिर जो बाद में आके सेटल हुए हैं असम की ज़मीन पर, इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए। अब असम अकॉर्ड ने तो देखो फिर भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट करने की कोशिशें की थी कि भाई दोनों ग्रुप, कौन से ग्रुप, एक तो वहाँ के इंडिजिनस लोग जो ट्राइबल लोग हैं वो, और दूसरे वो लोग जो वहाँ पर आके सेटल हो गए, तो उन दोनों के बीच में एक सेटलमेंट निकालने की बात की। पर वही चीज़ है कि असम गण परिषद की पहली सरकार जब बनती है तो उन्होंने अपनी तरफ से अनऑथराइज्ड एनक्रोचर जो भी आके सेटल हुए थे उन लोगों को वहाँ से हटाने की कोशिश की, पर उनको रियल सेंस में पता पड़ गया कि लोगों को कितने ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो अपने घरों को मजबूरन छोड़ करके यहाँ पर आकर के सेटल हुए थे। और इसका सबसे बड़ा जो टेस्ट आया, मतलब ये जो असम गण परिषद सरकार को, वो थी बोडोलैंड। अब आप देखो एक तरफ तो बोडो ट्राइब्स हैं वो अपनी तरफ से एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ रही हैं कि कैसे भी करके अलग से हम स्टेट बना लेंगे। मतलब बोडो जो कम्युनिटी है ना वो तो यहाँ तक अपना पावर को एक्सरसाइज कर चुकी है कि कैसे भी करके बोडो कल्चर को इंटीग्रेट करेंगे। और साथ में ये जो लोग आते हैं बाहर से आके सेटल होते हैं, अब मैं नेटिव्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि बाहर से आकर के जो लोग यहाँ पे सेटल होते हैं असम में, उनकी वजह से हमें ना तो एजुकेशन मिलती है ना हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये जो दूसरे लोग आकर के सेटल हो गए, इन लोगों की वजह से हमें रोजगार भी नहीं मिलता। तो बोडोलैंड के लोगों ने तो यहाँ तक बोलना शुरू कर दिया कि असम को डिवाइड कर दो 50-50 पोर्शन में। स्लोगन देखो आप कि डिवाइड असम 50-50। तो इस तरीके से जो नेटिव लोग हैं वो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं और सरकार जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको इग्नोर करते हुए केवल ये देखती है कि लोकल्स के लिए क्या डिमांड पूरी हो रही है। पर एक तरीके से देखा जाए तो जिन लोगों का वहाँ पर शिफ्टिंग हुई है उसके पीछे राइटर क्या बताना चाह रहे हैं कि ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा अभी तक का टाइम देखा जाए तो असम अच्छा खासा टाइम बिता चुका है। 1985 से लेकर के असम अकॉर्ड जब से साइन हुआ है, बोडोलैंड की जब से डिमांड शुरू हुई है, ठीक है। पर वही चीज़ है कि करंट गवर्नमेंट अब पॉलिटिकल चांस ले रही है और मुद्दा क्या है कि कैसे भी करके जो एनक्रोचर्स हैं उनको एविक्ट किया जाए और जो भी पॉसिबल है एविक्शन, मतलब ये कि क्या माहौल बना हुआ है समाज में, उस माहौल का यूज़ करते हुए सरकार वहाँ पर अपनी इस एविक्शन की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना चाह रही है। और उसमें जो मुद्दा है वो फोकस्ड हो रहा है अभी किस पे, जो बंगाली मुस्लिम्स थे उन पे, मतलब रिलीजन के नाम के ऊपर ये मेन फोकस बता रहे हैं राइटर यहाँ पर, ठीक है। और डायरेक्ट रिलीजन को अटैक ना करते हुए पॉइंट क्या किया जा रहा है कि भाई हम यहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाना चाह रहे हैं और इनको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए फिर बाद में बुलडोज़र, हाथियों का या फिर पुलिस का यूज़ किया जा रहा है और उनको दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो असम की फाइनेंस मिनिस्टर है अजंता नियोग, उनके द्वारा स्टेटमेंट आया था अभी रिसेंट कि ये एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें हम रिमूव कर रहे हैं एनक्रोचर्स को लगभग 77,420 बीघा ज़मीन के ऊपर से। मतलब ये एरिया है इतना, जो कि कौन से एरियाज़ में लोकेटेड है, गुरुखुती एरिया ऑफ सिपजार। अब ऐसे में एक कमेटी भी इस्टेब्लिश की गई और कमेटी का काम क्या है कि जो एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव है वो लिया जाए और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया जाए जैसे ही एक बार ये एविक्शन हो जाए, ज़मीनें खाली हो जाए। और उसके बाद में ये भी कहा गया कि जो इंडिजीनस लोग हैं, वहाँ के लोकल्स हैं, बोलो उन लोगों को लाइवलीहुड गेन करने के लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट भी दे देंगे। तो यहाँ पर हो गया सपोर्ट किसका, लोकल कम्युनिटी का।
तो ये जो सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंट है ना, फास्ट ट्रैकिंग अनपैरेलल मैनर में, कि लोगों को दबाव बना करके आप निकाल रहे हो, और साथ में मल्टीपर्पज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर रहे हो, जिससे कि वहाँ के लोकल्स को आप जॉब अपॉर्चुनिटी देना चाहो। तो इसका सवाल यहाँ पर ये सबसे बड़ा आ जाता है कि क्या ये तरीका सही है, किसी को आप दबाव बना करके फिर वहाँ से क्लियर करो, और वो भी वो लोग जो पिछले 30, 40, 50 सालों से वहाँ पे सेटल हो रखे हैं। तो उसके लिए क्या हो, इसके लिए सोल्यूशन देखो, जो लोग भी आप निकाल रहे हो या हटा रहे हो उनको, तो उनके सेटलमेंट की कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर के काम प्रॉपर होगा। अभी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इंडियन आर्मी की 134 बटालियन, और उनको बोला जा रहा है इकोलॉजिकल टास्क फोर्स, उनको वहाँ पर डिप्लॉय भी कर दिया गया है। टारगेट है कि ये इकोलॉजिकल टास्क फोर्स जो है वो मैसिव एफॉरेस्टेशन एक्टिविटी, मतलब जंगलों पेड़ पौधे लगाने का काम करेगी ज़बरदस्त तरीके से, जहाँ से भी एविक्शन किया जाएगा लोगों का। साथ में गुजरात का जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ से गिर काऊ, गाय की एक ब्रीड आती है गिर, ठीक है, तो बोले वहाँ से हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे गिर काऊ को। तो ये चीज़ें क्या शो कर रही हैं, साफ साफ एक ही चीज़ कि ये जो दबाव बनाया जा रहा है ना, इस दबाव की वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और इन क्राइसिस को टैकल करने का तरीका जो है वो अब आप थोड़ा सोचो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए इसका एकदम बैलेंस्ड वे में, ठीक है। क्योंकि सरकार जो है वो तो देखो, हमारे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा नुकसान है वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता किसको फ़ायदा है किसको नुकसान, बस ये देखा जाता है कि जो नंबर्स में ज़्यादा लोग हैं उनको फेवर मिल रहा है कि नहीं। वो बात ठीक है कि प्रेशर ग्रुप और ये पॉलिटिकल, आप कह सकते हो इनको मूवमेंट ग्रुप्स भी बोलते हैं, वो अपने डिमांड्स को पूरी करवा सकते हैं, पर फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि नंबर्स में कम हैं जिन लोगों के लिए, जिन कम्युनिटीज़ के लिए। तो राइटर लास्ट में एक ही चीज़ बोलते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब तो एक ही चीज़ समझ में आ रहा है, वो ये कि केवल और केवल खाली करवा लो ज़मीनों को और उसका नाम डेवलपमेंट दे दो, बाकी चाहे कुछ हो या ना हो, ठीक है ना। तो इसकी वजह से कितना प्रॉब्लम हो रही है, कौन इस डेवलपमेंट को करता है, कैसे ये डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट का मतलब क्या है, अभी तक यही क्लैरिटीज़ नहीं आ पा रही है। तो इससे ये जो एग्ज़ाम्पल है असम का, इससे बढ़िया क्या एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि डेवलपमेंट के नाम के ऊपर आप इस तरीके के क्राइसिस को जन्म देते हो, ठीक है। तो मेन जो मुद्दा था वो था असम के अंदर जो भी अभी आप कह सकते हो ना सिविलियन क्राइसिस बोल सकते हो, या फिर जिस तरीके से एविक्शन किया जा रहा है, एनआरसी का मुद्दा ऑलरेडी चल रहा है, सीएए के मुद्दे पे भी बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, असम ही नहीं पूरे देश के अंदर। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर ये लेटेस्ट जो एविक्शन हुआ है या एविक्शन करने की कोशिशें की जा रही है वो, तो इनके लिए क्या सेटलमेंट होना चाहिए, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, आप अपने तरफ से कुछ सजेशन एकदम बैलेंस्ड वे के अंदर तैयार करो इसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रीराइटिंग द फोर्स। देखो एयरफोर्स डे है आज, आर्टिकल लिखा है सी उदय भास्कर जी ने, और अभी जो एयर चीफ मार्शल अभी रिसेंटली बने ही हैं विवेक राम चौधरी, और उनका जैसे उन्होंने टेक ओवर किया, मतलब एयरफोर्स को लीड करने के लिए, ठीक है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ के तौर पे, सितंबर 30 की बात है ये। तो फिर उसके हिसाब से उन्होंने स्टेटमेंट्स या फिर कुछ चीज़ें देखी, तो पता पड़ा कि एक तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो मस्क्यूलाइन जो बिहेवियर है वो अभी तक भी, आपने कल भी एक देखा था, आपको पता है एनडीए से रिलेटेड आर्टिकल, कि मस्क्यूलाइन दैट मीन्स मेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। वैसे तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में हमें पता है कि औरतों को भी, अब फीमेल्स को भी पार्टिसिपेशन के लिए पूरा अलाउ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन दे दिया है, पर सवाल यह है कि अभी रिसेंट एक केस है कि एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज इन कोयम्बटूर, यहाँ की अगर बात करें तो वहाँ पर एक रेप केस का मुद्दा निकल के आया है। एक वुमेन ऑफिसर ने अक्यूज़ किया है मेल कलीग को कि उसने उसके साथ में सेक्सुअल अब्यूज़ किया है। तो ऐसे में ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, और साथ में अगर देखा जाए कि एयरफोर्स की क्या कंडीशन है, क्या स्टेटस है, वो भी देखे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा दुखद बता रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से राइटर, कि जिस तरीके से एयरफोर्स ने अपनी काबिलियत साबित की है ना,
चाहे वो 1947-48 के टाइम पे, कश्मीर के टाइम पे हो, जब पाकिस्तान ने कबीलियाई लोगों को, ट्राइबल लोगों को पुश किया कि तुम जाओ अटैक करो, हम पीछे से आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तब भी एयरफोर्स ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके अलावा 1962 वॉर, उस टाइम पर एयरफोर्स को प्रॉपरली डिप्लॉय नहीं किया था तो उसका नुकसान कितना उठाना पड़ा था वो भी हमें पता है। इसके अलावा 1965 पाकिस्तान के साथ वॉर, 1971 जिसमें बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था इंडिया ने, उस टाइम पर एयरफोर्स का जो रोल था वो काबिल तारीफ रहा। इसके अलावा उस टाइम पर जब 1971 का वॉर था ना, उस टाइम पर तो हमारे पास में इतनी ज़्यादा मैपिंग भी नहीं थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं था, फिर भी हमारे एयरफोर्स के जो जेट फाइटर्स हैं वो पहुंच गए थे मालदीव तक और वहाँ से फिर कंटेन किया था पाकिस्तान को। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर के आसपास में जो हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग हुई 1999 में, जो कारगिल वॉर था उस टाइम पर जो इश्यूज आए थे, कितने सारे, कितनी हाइट के ऊपर फाइट की गई थी, उसमें कितनी हेल्प प्रोवाइड की थी एयरफोर्स ने। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स कितनी आ जाती है, आप देखो रिसेंटली जो सुनामी आती है, कभी भूकंप, कभी साइक्लोन्स, कौन हेल्प प्रोवाइड करता है क्विकली? एयरफोर्स। तो एयरफोर्स के लिए चैलेंजेस, एयरफोर्स की काबिलियत, एयरफोर्स के अचीवमेंट्स, इनको जब हम जाने और अब रियलिटी की तरफ से जाने, तब थोड़ा सा मुद्दा डगमगा जाता है। एक तरफ तो चाइना जैसे कंट्रीज़ हमारी आंखों में आंखें डाल करके या फिर हमें डराने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से यूएसए के विड्रॉल के बाद में चैलेंजेस वैसे ही बढ़ गए हैं। तो ज़रूरत है कि एयरफोर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्ट मिले, पर रियलिटी तो कुछ और ही है। 2002 में कॉम्बैट स्क्वाड्रन, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ एयरफोर्स, मतलब जहाँ पर लोकेशन आप देख सकते हो, जो कैंप्स हैं बड़े बड़े, वो तैयार थे लगभग 42 2002 में, जो कि आज के टाइम पे कितने हो चुके हैं? सिर्फ 30। इसके अलावा इसी तरीके से कंटिन्यू ये चलता रहा तो पता पड़ा कि आने वाले टाइम के ऊपर ये जो एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स हैं, इनके नंबर्स 19 हो सकते हैं आने वाले 10 सालों में, 30 से भी डिक्लाइन करके। पर अभी जैसे कोशिशें की जा रही हैं, जैसे ACM चौधरी जी के हिसाब से देखें तो अभी भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी कमियां हैं एयरफोर्स में जितनी रिक्वायरमेंट है। वैसे तो 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, इनको जब इंडक्ट कर लिया जाएगा तो उसके बाद में मिग, जो कि अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वैसे तो आपको पता है कि जो मिग ने परफॉर्मेंस दी है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ रही है, चाहे 1971 वॉर हो, कारगिल वॉर हो। कारगिल वॉर में इतना ज़्यादा यूज नहीं हुआ था एयरफोर्स का, बाकी हाँ एक तरीके से लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो प्रोवाइड करती है ना एयरफोर्स, वो एक अलग ही चीज़ होती है। तो ऐसे में तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इंडक्शन अगर एयरफोर्स में हो जाता है जल्दी से जल्दी, 83 का डिमांड यहाँ पर बताई जा रही है, तो वो एक थोड़ा सा पुश देगा। इसके अलावा 5th जनरेशन जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, इनका इंडक्शन प्रॉपर्ली हो जाए तो थोड़ा सा यूँ लगता है कि आने वाले टाइम पे लगभग 35 स्क्वाड्रन्स हो सकते हैं, ठीक है। और साथ में जो जैसे आप देखते हो राफेल की बात भी आती है, वो भी हमने देखा, और इस तरीके से जो फाइटर जेट्स का इंडक्शन हो जाएगा तो एक तरीके से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के तौर के ऊपर इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी पुश मिलेगा डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। तो उससे बहुत बेनिफिट मिल सकता है। तो ये जिस तरीके से स्टेटमेंट आया ना एयर मार्शल के द्वारा, एयर चीफ के द्वारा, तो उसके हिसाब से तो यूँ लगता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर 35 स्क्वाड्रन हो जाएंगे। बट राइटर जो है ना वो कुछ और ही डाउट क्रिएट करते हैं कि जिस तरीके की सिचुएशन हम समझ रहे हैं, जिस तरीके की स्पीड हम देख रहे हैं, और जो लेवल अभी एयरफोर्स का चल रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो जाता है। क्यों? एक तो राफेल को एक्वायर करने की बात हमने की, कितना डिले होता चला जा रहा है, पॉलिटिक्स खा जाती है। उसके बाद में आप देखो कि राफेल जब आने में ही टाइम लगा रहा है, तो इंडिजीनसली अगर यहाँ पर उनको आगे जो दूसरे राफेल के अलग जो वेरिएंट है वो डेवलप करने हैं, या फिर राफेल का नया प्रोडक्शन इंडिया से करना हो, तो उसके लिए OEM भी है, वो भी फिर तो दूर की बात हो गई। क्योंकि जब हम खरीदने में इतने दिन लगा रहे हैं, इतने साल लगा चुके हैं, तो फिर बनाने में तो और भी टाइम लग जाएगा। इसके अलावा अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्लान किया गया है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि थिएटर कमांड के ऊपर काम किया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए और ओशंस वाले रीजन में, तो वहाँ पर आर्मी और नेवी तो लीड करेंगी और एयरफोर्स एक तरीके से उनको असिस्ट करने का काम करेगी। तो एयरफोर्स का जो एक कहते हैं ना स्टेटस है, वो भी डिक्लाइन कर दिया गया है।
तो यूँ लगता है कि आने वाले टाइम पे जो 30 स्क्वाड्रंस है ना अभी करंटली, उसके कंपैरिजन में आने वाले 10 सालों के अंदर 19 स्क्वाड्रंस ही रह जाएंगे, एयरफोर्स के प्रॉपर बेसिस रह जाएंगे। तो यही है मुद्दा जिसको राइटर हाईलाइट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो स्क्वाड्रन में डिक्लाइन देखने को वजह है ना, इसके पीछे है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करना। अनमैन्ड प्लेटफॉर्म जिसमें आप साइबर स्पेस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एडवांस इक्विपमेंट्स को यूज़ करोगे, और वहाँ पर फिर जो एयरफोर्स के जो पर्सनल्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट की जो नंबर्स है वो ऑटोमेटिकली डाउन चलती चली जाएगी। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है कि जो प्रोफेशनल्स हैं या पॉलिटिकल लोग हैं उन लोगों को एयरफोर्स की हस्बैंडिंग करने की ज़रूरत है, एयरफोर्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आज चाइना ताइवान को जिस तरीके से डरा रहा है ना, तो उसमें ना तो नेवी का यूज़ कर रहा है और आर्मी का तो मतलब ही नहीं है। केवल और केवल एयरफोर्स के प्लेन्स हैं, वो उड़ के जाते हैं और उड़ के आ जाते हैं पास से, बिल्कुल ताइवान के ऊपर से। इतने में ताइवान के कान खड़े हो जाते हैं। तो एयरफोर्स तो सिग्नल देने में ही बहुत बड़ा काम करती है। तो एरोस्पेस पावर को हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है कि हमें इसके लिए रिजॉल्व करें और एक प्रोफेशनल इंटीग्रेटेड मैनर के अंदर, कहता ना कि हाँ कि एक हमें केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर टू द पॉइंट अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एयर पावर की। ठीक है, 75वां साल चल रहा है इंडिपेंडेंस का, तो ये टाइम एकदम परफेक्ट है। और जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे ना, उस टाइम पर भी हमारे लिए टेरेन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी कश्मीर की, फिर भी हमारी एयरफोर्स ने जो परफॉर्मेंस दी थी उसको हम कैसे भुला सकते हैं। ठीक है, तो एयरफोर्स को थोड़ा सा एम्पावर करने की ज़रूरत है। वैसे तो देखा जाए ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तीनों की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंट एक कैटेगरी है। ठीक है, एक से दूसरे को हम बिल्कुल कहते हैं ना कि एक दूसरे से हम कॉम्प्लीमेंट करवा सकते हैं पर सब्स्टिट्यूट नहीं करा सकते। तो ऐसे में एयरफोर्स को इग्नोर करना ये भी ठीक बात नहीं है। जैसे कि राइटर बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो एक प्रोफेशनल और पॉलिटिकल हस्बैंडिंग की ज़रूरत है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द डिफ़िकल्टी इन काउंटिंग कास्ट। सुशील कुमार मोदी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। ये बोल रहे हैं कि इंडियन सेंसस में अगर अभी देखा जाए तो एक तमाशा टाइप लगा हुआ है, जिसमें सबकी तरफ से ये डिमांड आ रही है कि लगातार कास्ट सेंसस करो, कास्ट सेंसस करो। पर सवाल ये है कि आज के टाइम पे अगर एक क्लोज़र व्यू हम लेना, कास्ट कितनी है, क्या स्टेटस है, कितने क्लेम्स हैं, उनके हिसाब से अगर देखें तो बहुत मुश्किलें दिखती हैं। अच्छा, कास्ट की सेंसस की डिमांड जो है ना, वो होने को तो हर एक सेंसस से पहले डिमांड पुट की जाती है, पर वो डिमांड शुरू कब से हुई? जब से 1992 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर कास्ट को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन दे दिया गया, और उसमें भी कौन सी? अदर बैकवर्ड क्लासेस थी उनको। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो हर सेंसस के पहले जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसके ऊपर दबाव बनाती है। अगर कास्ट सेंसस की हिस्ट्री की बात करें तो 1931 तक हमारे यहाँ पर कास्ट सेंसस का जो कास्ट के बेसिस पे जो सेंसस है वो कंडक्ट होती रही है। फिर उसके बाद में जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए तब से लेकर अब तक 1951 से 2011 तक की जितनी भी सेंसस हुई है ना, उसमें कास्ट के नाम पर हमने दो कैटेगरीज पिक किया। एक तो शेड्यूल्ड कास्ट, एक है शेड्यूल्ड ट्राइब, और इसके अलावा दूसरी कोई जाति का नाम नहीं लिया। इवन 2011 में जब होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी हुआ करते थे तो उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि जो ये एन्यूमरेशन लिया गया है SC ST का, ये बहुत सोच समझ करके लिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कास्ट सिस्टम पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दूसरी चीज़, कास्ट के नाम पे जो डिवीज़न उसको ख़त्म अगर करना है हमें, तो उसके लिए हमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कास्ट वाइज पॉपुलेशन को अगर काउंट करना शुरू कर दिया तो चैलेंजेस बढ़ते ही चले जाएंगे। वैसे तो सेक्शन 330 और सेक्शन 332, ये सेक्शन नहीं आएगा, आर्टिकल है, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की बात करता है कि SC ST कम्युनिटी की जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट मीन्स लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन दिया जाएगा उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के बेसिस पे। और साथ में ये भी है कि जो अदर बैकवर्ड क्लास या कास्ट हैं उनको अगर ज़रूरत हो तो आगे देखा जा सकता है। पर पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मैंडेट नहीं है। दैट मीन्स OBC या OBC का मतलब हो गया अदर बैकवर्ड क्लास या अदर बैकवर्ड कास्ट की अगर बात करें तो इनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न नहीं किया था हमारे फोरफादर्स ने।
तो यहाँ ज़रूरत नहीं है कि अलग से कोई सेपरेट इस तरीके से सेंसस कंडक्ट कराई जाए। अब देखो, जब डिमांड चल रही है ना कास्ट सेंसस की, तो ये जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि अगर हम इस तरीके से कास्ट के बेसिस पे एक कैलकुलेशन करने शुरू कर देंगे ना, तो ये प्रोसेस को ही जियोपर्डाइज कर देगा। दैट मीन्स एक तरीके से पूरे प्रोसेस को ही कम्बरसम बना देगा और मुश्किलें बन जाएंगी पूरे सिस्टम के लिए। चाहे टेक्निकली देखा जाए, चाहे लॉजिस्टिकली देखा जाए, चाहे ऑपरेशनली देखा जाए, हर तरीके से डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। और इसके पीछे वजह क्या है वो अब जानते हैं। देखो, वैसे तो 2011 की सेंसस हो गई थी ना, उसके बाद में कास्ट सेंसस की डिमांड तो थी। और आपको पता है यूपीए गवर्नमेंट क्या थी, एक कॉलिशन गवर्नमेंट थी जिसमें कांग्रेस तो लीड कर रही थी, बाकी पार्टीज दबाव बना रही थी लगातार। अब सरकार बचाने के चक्कर में यूपीए गवर्नमेंट ने करा लिया सेंसस, किस बेसिस पे? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के नाम पे। अब ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुई, इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ गया और अभी तक भी इस डेटा को रिलीज नहीं किया गया। डेटा रिलीज क्यों नहीं किया गया वो आगे इसका जवाब है। उसके पहले ये देखते हैं कि जब ये एक सेंसस कंडक्ट कराई गई तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही थी कि जाति कितनी है और उन जातियों में भी कितनी सबकास्ट हैं, और उसके अलावा गोत्र कौन कौन से चल रहे हैं। तो ऐसे में कुछ लोग तो अपनी जातियों को इंटरचेंजेबली बताते थे, किस तरीके से वो अपने गोत्र को इंटरप्रेट कर रहे थे। तो बोले यहाँ पर एक्चुअल नंबर लाना ही बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम पे जो सेंसस कंडक्ट करवाई थी उसकी वजह से। देखा जाए तो आज के टाइम पे जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें तो ओबीसीज कितनी है? 2479, मतलब 2479। जबकि यूटीज की अगर बात करें, स्टेट और यूटीज की बात करें, तो वहाँ पर 3150 ओबीसी कैटेगरी की कास्ट आ रही हैं। तो इनमें भी एक तो आप देख लो डिस्क्रिपेंसी यहाँ पर क्लियर है। इसके अलावा डेटा में जब ये कास्ट की, तो अम्ब्रेला कास्ट है ना, मेन कास्ट है वो ली है, पर जब पता पड़ा कि हाँ क्लेन और सबकास्ट के हिसाब से कैलकुलेशन की जाए तो 46 लाख से ज़्यादा कास्ट के नेम निकल के आ रहे हैं इंडिया में। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी कि कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनकी स्पेलिंग नेम में डिफरेंस आ गया। जैसे मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ कि राजस्थान में मीणा कम्युनिटी है, तो वो कुछ लोग तो MEENA लिखते हैं और कुछ लोग MINA लिखते हैं। इसको लेकर के रिजर्वेशन में बहुत बड़ा मुद्दा आ गया था। केवल एक, ये तो एक कम्युनिटी है, तो ऐसे में हमारे यहाँ पर 46 लाख नाम निकल के आ रहे हैं कास्ट के बेसिस पे। तो ये कितनी मुश्किलें पैदा कर देगा। जबकि 1931 में कास्ट सेंसस जब हुई थी ना, तो उस टाइम पर केवल 4147 कास्ट थी, और आज देखो 46 लाख कास्ट के नाम से चल रहे हैं। वही बात है कि एक क्लेन में से एक बंदा अलग हुआ अपने परिवार से और उसने अपने नाम से ही अपनी जाति शुरू कर दी। ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 की, उसमें अगर देखें तो महाराष्ट्र में ही इतनी ज़्यादा इनएक्यूरेसीज देखने को मिली है कि नंबर ऑफ कास्ट जो है वो लगभग 4,28,667 कंसिडर हुई है। अब इतनी सारी कास्ट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर इसके बाद में आप देख सकते हो कि, और ये तो हो गया किसकी बेसिस पे? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बेसिस पे। जबकि स्टेट में जो लिस्ट है कास्ट की मेंटेन की हुई, उसके हिसाब से 494 वहाँ पर कास्ट बताई जा रही है। तो इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज को कैसे मैनेज करेंगे? ये एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं कि डेटा इरेगुलरिटी, डेटा इनकन्सिस्टेंसी और टेक्निकल, लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़, इनके चलते कास्ट सेंसस कराना ये अपने आप में बहुत बड़ी महाभारत है। और ये 2011 का डेटा देखो और स्टेट्स के पास में जो लिस्ट मेंटेन्ड है उसका डेटा देख लो, बोलो दोनों को कंपेयर करोगे तो आप चकरा जाओगे कि कहाँ पर तो 400 कास्ट की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में और कहाँ पर 4 लाख कास्ट की बात कर रहे हो। तो डेटा रिलीज़ ही नहीं किया फिर बाद में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का कि रहने दो इसको, डेटा को हम नहीं रिलीज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी। फिर लिटिगेशन चलनी शुरू हो गई। तो ओवरऑल जो राइटर्स पॉइंट है ना, वो एक ही चीज़ बता रहे हैं कि देखो ओबीसी की लिस्ट एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास में रखती है, एक स्टेट गवर्नमेंट अपने पास में रखती है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है। तो इसके लिए ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि स्टेट्स अपने लेवल के ऊपर ही कास्ट सेंसस कंडक्ट कर ले। बोलो उसके लिए कोई अप्रूवल की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी बता रहे हैं यहाँ पर, तेलंगाना का बता रहे हैं, मैं बताता हूँ आगे। देखो ये देखो, हाँ तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया था समग्र कुटुंब सर्वे, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी किया था। कर्नाटका गवर्नमेंट ने जब ये एक्सरसाइज की थी ना कास्ट सेंसस की 2015 में, तो 147 करोड़ रुपए खर्च हुए और उसके बाद में डेटा भी रिलीज नहीं किया, क्योंकि उनको पता पड़ गया कि कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कास्ट के बेसिस पे। तभी तो 2 कैटेगरीज डाल दी, SC ST, दैट्स इट, अब कंडक्ट कर लो भाई क्या कास्ट को, ठीक है। इसके अलावा
केरला गवर्नमेंट भी इसी तरीके के डिसीजन पे चल रही है। तो राइटर एक ही चीज बोल रहे हैं कि बोला आप इजीली स्टेट लेवल पे ये कास्ट सेंसस कंडक्ट कराई जा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कराना ये बहुत डिफिकल्ट है। यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं दिया जा रहा है, सिंपल सा यही है, गवर्नमेंट इनेबल है, दैट मीन्स इनेबिलिटीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये है मेन वजह जिसकी वजह से कास्ट सेंसस सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट नहीं करा सकती। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कराओ, कोई अप्रूवल की हेडेक नहीं है। वैसे तो मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था पहले कि कास्ट सेंसस कंडक्ट होनी चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, बोले ये चीज़ नहीं चलेगी। पर अभी भी कास्ट सेंसस को लेकर के महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाल रखी है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या अपनी तरफ से आउटपुट देता है, क्या रिजल्ट आता है, वो तो टाइम बताएगा। बाकी फिलहाल स्टेट्स अपने हिसाब से करना चाहे तो कर सकते हैं। तो चैलेंज जो है ना वो हमें समझ में आ गया कि क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट सेंसस कंडक्ट नहीं करा रही है, ठीक है। क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए तो जो था ना सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे, फिर डेटा भी रिलीज नहीं किया अभी तक। तो ये चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी वजह हैं जिनकी वजहों से हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ ही है। बाकी कास्ट के नाम पे जो एक तरीके से सेंसस अगर होती है तो उसके फ़ायदे आपने मुझे कमेंट बॉक्स में पहले बताए ही थे, आप फिर से बता सकते हो, बाकी देख लो आप खुद से आगे, ठीक है। तो देखो मोटा मोटा जो डिस्कशन में 5 आर्टिकल्स थे उनका हमने ब्रीफिंग ले ली है। ये आर्टिकल कौन से पेपर से कनेक्ट हो सकते हैं उसका लिंक मैं उसके बारे में मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करता हूँ। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, शेफ विपिन लाटा चैनल सब्सक्राइब कर सको तो प्लीज़ सर्च करना शेफ विपिन लाटा चैनल, ठीक है, शेफ विपिन लाटा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कुकिंग में तो अब अगर आउट ऑफ अपने घर से बाहर रह रहे हो तो कुकिंग की ज़रूरत तो आपको पड़ती है, तो वो शॉर्ट में अच्छी खासी डिशेस बताता रहता है, और बाकी आप अपने घर पे किसी को रिकमेंड कर सको तो वो और भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।